दोस्तों नमस्कार। लाइव की पोजीशन, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और कल जहां पे समाप्त किया था 2 मिनट में ब्रीफिंग करते हुए मैं आज उसी से आगे बढ़ता हूं। कल जैसे मैंने बात किया था विकास और वृद्धि के संबंध में, उसमें आपको बताया कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। विकास के अंतर्गत हरलॉक की परिभाषा लिया और हरलॉक की परिभाषा के विभिन्न खंडों को, यानी उनकी परिभाषा में कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को मैंने अलग किया और ये बताया कि विकास में 2 परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं निरंतर गतिमान रहती हैं। तो 2 परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं की बात किया था, जिसमें बताया था एक वृद्धि और एक क्षय। उदाहरण के साथ भी बताया गया कि वृद्धि और क्षय निरंतर साथ साथ गतिमान रहती हैं। प्रारंभ में वृद्धि अधिकाधिक होती है और क्षय न्यून होता है, या यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल गौण होता है। एक अवस्था आती है जब दोनों बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं, एकदम समानांतर हो जाते हैं और ये वहां वृद्धि न दिखाई देता न क्षय, अर्थात एक समान रूप दिखाई देता है। और लास्ट में जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो क्षय की मात्रा अधिकाधिक होती है और वृद्धि न्यून हो जाती है। तो उसी बिंदुओं को लेते हुए आज जो हम प्रारंभ करने चल रहे हैं, तो आज का खंड पहला मैं जो शुरुआत करने चल रहा हूं वो उन्हीं दोनों खंडों के आधार पर मैं बात करने चल रहा हूं। वृद्धि एवं विकास में अंतर। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बहुत आता है, आपके बीटीसी में भी आता है, डीएलएड में, और साथ साथ आपके टेट और सीटेट में भी यहां से एक प्रश्न निकलता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर की बात करें तो आपको थोड़ा सा कुछ कंटेंट भी दे दें। एक तरफ वृद्धि और दूसरी तरफ विकास। तो वृद्धि क्या है और विकास, इन दोनों के अंतर को दिखाते हुए जैसे हम बात करते हैं कि वृद्धि का, कल मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का भी कथन हमने बताया और भी वृद्धि के पक्षों को बताया। तो उसमें आता क्या है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है। तो वृद्धि में यदि हम अंतर की बात करें तो पहला क्या है कि वृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक अंगों से। वृद्धि का संबंध जो है किससे होगा? शारीरिक अंगों से होगा। जबकि विकास का संबंध किससे होता है? विकास का संबंध अंगों की कार्य क्षमता से। विकास का संबंध किससे होगा? अंगों की कार्य क्षमता से होता है। वृद्धि में जो परिवर्तन दिखाई देता है, तो वृद्धि में परिवर्तन मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि में परिवर्तन जो है कैसा होता है? मात्रात्मक। जबकि विकास में परिवर्तन कैसा होता है? विकास में परिवर्तन गुणात्मक होता है। क्यों गुणात्मक? क्योंकि कार्य क्षमता से संबंधित है, तो किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता उसके गुण को परिलक्षित करती है। किंतु यहां पर एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हरलॉक की परिभाषा को यदि आप ध्यान दें तो उन्होंने कहा था कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं, अर्थात उन्होंने वृद्धि के साथ विकास की बात की है। तो हरलॉक ने यह कहा कि यहां पर विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, ये हरलॉक के अनुसार।
उसी तरह हम बात करें अगले बिंदु की, वृद्धि और विकास के अंतर में, तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है। वृद्धि को एकाकी प्रक्रिया, और ये क्या है? ये तो एकाकी प्रक्रिया है, तो ये बहुमुखी प्रक्रिया है। ये सरल प्रक्रिया और वो जटिल प्रक्रिया। खाली बहुमुखी प्रक्रिया के साथ साथ कल एक चीज और बात किया था कि ये क्या है? विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्रमिक परिवर्तनों की क्या है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में बहुमुखी भी है और क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी है। इसी तरह अगले बिंदु की बात करें तो वृद्धि की दिशा और गति का मापन किया जा सकता है। वृद्धि की दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है, अर्थात इसका मापन संभव। लेकिन विकास में क्या होगा? विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं। इसमें क्या होता है? मापन पूर्णतः संभव नहीं। संभव है ऐसा नहीं, लेकिन वो आंशिक होगा, तो पूर्णतः संभव नहीं। और इसे परीक्षण, निरीक्षण या अनुभव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। किसे? विकास को। किसके आधार पर? निरीक्षण व अनुभव के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु, इनके अंतर का प्रमुख क्या है? यह सामान्य मापनी द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? सामान्य मापनी द्वारा क्या हो सकता है? मूल्यांकन। लेकिन विकास के लिए क्या है? इसके लिए विशिष्ट मापनी की आवश्यकता होती है। विशिष्ट मापनी द्वारा क्या होगा? मूल्यांकन होगा। इसी तरह आप आगे अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे इसके दो बिंदु और नोट कर लीजिए। जैसे अगला बिंदु हम कर सकते हैं कि इसकी एक निश्चित दिशा और गति होती है जो एक सीमा तक ही होती है। किसकी? वृद्धि की। यानी वृद्धि की एक निश्चित दिशा और गति होती है जो एक सीमा तक ही होती है, अर्थात एक लिमिट तक है, उसके बाद फिर वृद्धि रुक जाती है। किंतु विकास के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो विकास को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान किया जाता है। विकास को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है? निश्चित, जैसे अगला बिंदु बताया, निश्चित दिशा व गति होती है और वह एक सीमा तक निश्चित होती है, उसकी अपनी एक लिमिट है। और विकास में क्या होता है कि दिशा और गति प्रदान करना होता है। इसको क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ इसकी सीमा कुछ भी हो सकती है, अर्थात ये इसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी सीमा कुछ भी हो सकती है। और अंतिम मुख्य बिंदु जो है कि वृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है, वृद्धि उन्हीं घटकों की होती है जो जन्म से विद्यमान होते हैं। अगला बिंदु आपका आएगा, वृद्धि क्या होगी? उन्हीं घटकों में जो
जन्म से विद्यमान हो, अर्थात बच्चे के जन्म के समय जो घटक उसमें विद्यमान होगा वो उसी में वृद्धि होगी। और विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है, विकास के लिए यह आवश्यक नहीं। और एक बिंदु और इसमें आता है कि वृद्धि का घटक मूर्त होता है। वृद्धि का घटक क्या होता है? मूर्त रूप में होता है, जबकि विकास का घटक, अगला बिंदु, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का घटक मूर्त होता है, मूर्त रूप देखा जा सकता है, लेकिन विकास का घटक क्या होता है? अमूर्त होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। विकास का घटक क्या होता है? अमूर्त होता है। तो ये प्रमुख अंतर आपके वृद्धि और विकास के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि विकास के कारण या विकास से होने वाले परिवर्तनों के प्रकार की बात हम करते हैं कि विकास जो है किन किन रूपों में परिवर्तन करता है। तो विकास में होने वाले जो परिवर्तन हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन, तो विकास की बात यदि हम करें तो विकास में होने वाले परिवर्तन जो हैं, तो विकास करता क्या है, किन किन चीजों में विकास में जो परिवर्तन होगा वो किन रूपों में होगा। तो पहली चीज तो ये जानिए कि विकास में जो भी परिवर्तन होगा उसका संबंध किससे होगा? उसका संबंध एक तो शारीर पर पड़ेगा, यानी शारीरिक रूप में भी होगा, और दूसरा मानसिक रूप में भी होगा। यानी विकास के कारण जो परिवर्तन आएंगे वो शरीर और मन दोनों में प्रभावित करेंगे या दोनों को परिवर्तित करेंगे। और हरलॉक महोदय ने 4 प्रकार के परिवर्तन का उल्लेख किया है। 4 परिवर्तन, वो 4 परिवर्तन कौन से हैं? पहला है आकार में परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या बताया? आकार में परिवर्तन। दूसरे में उन्होंने बताया अनुपात में परिवर्तन। तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप, और चौथा है नई आकृतियों की प्राप्ति। तो तीसरा क्या है? पुरानी आकृतियों का लोप, और चौथा नई आकृतियों की प्राप्ति। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन हरलॉक ने अपने वर्गीकरण में बताया। तो जो आकार में परिवर्तन अर्थात चेंजेस इन साइज की बात करता है हरलॉक, तो वो ये कहता है कि परिवर्तन विशेष रूप से शारीरिक वृद्धि में दिखाई देता है। जो शेप की बात करता है, साइज की बात करता है, तो इसमें विशेष रूप से परिवर्तन कहां दिखाई देता है? इसमें विशेष रूप से वृद्धि में परिवर्तन, ग्रोथ में। कौन से ग्रोथ? फिजिकल, यानी शारीरिक वृद्धि में ये परिवर्तन आपको, यानी आकार में परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देता है, किंतु मानसिक रूप में भी देखा जाता है।
या मानसिक रूप में भी परिवर्तन होता है। यदि देखा जाए तो प्रमाणित बुद्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं हम, बालक बड़ा होता है, उसके भार में, उसकी लंबाई में, उसके वजन में, उसकी मोटाई में ये अंतर आता रहता है। और जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अवयव हैं, तो उन इंटरनल ऑर्गन्स में या आंतरिक अवयवों में भी, जैसे दिल है, फेफड़ा है, आंत है आदि भी बढ़ते हैं, यानी उनके आकार में भी परिवर्तन होता है। अर्थात ये अंग शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह से अपने आकार को परिवर्तित करते हैं। इसी तरह मानसिक परिवर्तन भी होता है। अगर मानसिक विकास के अंतर्गत देखें तो बच्चे का शब्द भंडारण, उसकी तर्क क्षमता, उसकी कल्पनाशीलता आदि में प्रतिवर्ष परिवर्तन दिखाई देता है। और परिवर्तन किस रूप में होता है? विकास के रूप में। अर्थात इनमें परिवर्तन विकास के साथ दिखाई देता है। बौद्धिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन शारीरिक विकास के साथ साथ होता है। इसी तरह जब हम दूसरी बात करते हैं, इसमें अनुपात में परिवर्तन अर्थात चेंजेस इन प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो बालक का शारीरिक विकास खाली आकार में ही परिवर्तित नहीं होता, या यूं कह दें कि आकार में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं होता, उसके सभी अंग में परिवर्तन होता है। और उन अंगों का परिवर्तन समान हो ये निश्चित नहीं, यानी उनके अनुपात में कि कोई अंग पहले विकसित होगा, कोई बाद में विकसित होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सभी अंग एक समान रूप से विकसित नहीं होते या एक समान रूप से नहीं बढ़ते। नवजात शिशु का सिर, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि नवजात शिशु का की विभिन्न अंग की बात की, तो नवजात शिशु का सिर क्या होता है? अन्य अंगों के अनुपात में काफी बड़ा होता है। और जैसे जैसे शिशु बढ़ता है उसका सिर सारे शरीर के अनुपात में अपेक्षाकृत कम बढ़ता है। बाकी अंग जब विकसित होंगे उनमें विकास होगा तो उस अनुपात में शरीर का विकास यानी सिर का विकास नहीं होगा, तो उनके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। ये कहना है किसका? हर्लॉक का, अनुपात में परिवर्तन। इसी तरह मानसिक विकास में भी अनुपात में अंतर दिखाई देता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की कल्पनाशीलता में यथार्थता का अंश बिल्कुल नहीं होता या बिल्कुल न के बराबर होता है। उनकी रुचि को भी अगर देखा जाए तो विशेष रूप से अपनी ओर अधिक होता है, अर्थात वो अपने से ही हमारा ये है, हमारा है, यानी वो सिर्फ अपने आत्म की बात करता है। लेकिन वही स्थिति आगे चलकर क्या होती है? उसकी रुचि का क्षेत्र और बढ़ता जाता है, परिवार के अन्य सदस्यों पे जाएगा, क्रीड़ा की जो उसकी मंडली होगी यानी उसका प्ले ग्रुप होगा उसमें जाएगा, विद्यालय, या इस तरह से धीरे धीरे समाज, राष्ट्र और विश्व स्तर पे उसका विकास क्रम चलता है। तो उसमें भी यानी शारीरिक और मानसिक दोनों में अनुपात में अंतर मिलता है। फिर कहता है पुरानी आकृतियों का लोप, तो जो डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स की बात कर रहा है, तो इसका आशय क्या है कि जो पुरानी आकृतियां हैं उनका लुप्त हो जाना भी महत्वपूर्ण है इसके अनुसार। फिर इसका मतलब क्या है? शारीरिक विकास में जैसे बचपन में हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, विभिन्न हमारी जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं उनमें वो क्या होते हैं, जैसे थाइमस, सीने में थाइमस ग्लैंड होती है, मस्तिष्क के पास स्थित एक पीनियल ग्लैंड होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है?
क्षीण होते होते लगभग लुप्त हो जाती है। दांतों का लुप्त होना, शुरू में जैसे कहते हैं कि दूध के दांत आए, दूध के दांत का गिरना, फिर दूसरे दांत का निकलना, तो वो पुरानी आकृति यानी पहले जो दूध के दांत थे उनका गिरना और नई आकृति यानी नए दांत का निकलना, ये सारी चीजें आपको दिखाती हैं। तो यही नहीं बल्कि मानसिक गुणों में भी, जैसे भाषा की बात हम करते हैं, अभी आगे आपको भाषा विकास भी हम बताएंगे जिसमें चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की और अन्य विचारकों के तथ्यों को लेके आएंगे। तो वहां पे भाषा विकास की बात हम करते हैं तो बच्चा सबसे पहले रुदन करता है यानी रोता है, रोकर ही वो अपने भाव को संचारित करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। फिर धीरे धीरे वह जैसे ही 6 माह की आयु तक पहुंचता है वह बलबलाने की स्थिति, बबलिंग जिसे कहते हैं, वो उस स्थिति में पहुंचता है और फिर बलबलाने से वह अन्य प्रारंभिक ध्वनियों को जैसे चीखना, चिहुकना, ये सारी चीजें करता है और फिर धीरे धीरे वो मुखारव्यक्ति हो जाता है और अपनी सारी बातें, जो स्थिति हमारी आपके जैसे हो जाती है कि हम आप उनकी बातों से ऊब जाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि बेटा बस, तो उस स्थिति में आपके आता है। तो यानी वो क्या करता है, पुरानी चीजें विलुप्त होती जाती हैं और नई चीजें आती रहती हैं। तो इसी तरह चलने का भी है, जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, धीरे धीरे वो पलटना शुरू करता है, फिर वो स्थिति से घिसटना करेगा, फिर रेंगना करेगा, फिर पकड़ के चलना यानी पुरानी चीजें जाती रहेंगी और नई चीजें आती रहेंगी। तो दोनों को हमने लगभग साथ ही साथ की चर्चा कर दी। तो यहां पुरानी आकृति विलुप्त होती है और नई आकृति की प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख खंड था आपका एक इसमें विकास में होने वाले परिवर्तन की बात। इसके बाद हम बात करते हैं विकास के आधार, यानी हमारा विकास का आधार क्या है, फाउंडेशन ऑफ डेवलप, इसका फाउंडेशन किस पर बना, किस आधार पर विकास होता है। अगला खंड है हमारा विकास का आधार। तो यदि हम विकास के आधार की बात करें तो इसको बहुत सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि यह उन तत्वों से आशय है जिनके द्वारा विकास होता है। यदि हम आधार की बात करें तो आधार का मतलब क्या है, उन तत्वों से जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा विकास होता है, उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, आधार। जिनके द्वारा विकास होता है। अनुक्रम और दूसरा है, एक वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण। तो वंशानुक्रम की बात हम करें तो वंशानुक्रम है क्या कि जो व्यक्ति या बच्चा वंशानुक्रम में वह सारी शारीरिक गुण, शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं होती हैं जिन्हें वह अपने माँ बाप से या उनके अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, वही हमारा क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो जो जिसके आधार पर प्राप्त करते हैं, जैसे बालक माता पिता से ही नहीं, जैसे हमने अभी कहा माता पिता या पूर्वज, तो खाली माँ बाप से ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वजों से भी हम क्या करते हैं, अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त करते हैं, या उनसे हमें मानसिक और शारीरिक गुण प्राप्त होता है। इसी को वंशानुक्रम, वंश परंपरा, आनुवंशिकता, पैतृकता, विभिन्न नामों से हम जानते हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है और दोनों पर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है।
पढ़ता ही नहीं बल्कि दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर, जो बहुत सारे प्रयोग किए, उनके आधार पर जो कहा है कि विकास की क्रिया में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण आधार है और बालक के व्यक्तित्व के, उसकी पर्सनालिटी के, बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, जितने भी उसके पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और वंशानुक्रम देता क्या है? वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे को मिलती है परिपक्वता, मैच्योरिटी। वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे को क्या मिलती है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। फिर दूसरे आधार की बात हम करते हैं, किसकी? वातावरण। तो वातावरण क्या है? इसी को पर्यावरण शब्द से भी हम जानते हैं। सामान्य रूप में कहें कि वे सभी तत्व या वे सभी अंग इसमें आते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं वे समस्त अंग वातावरण के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कहें कि वातावरण शब्द, तो उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों, दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए, इन सबको एक साथ वर्णित करने के लिए किया जाता है। और यह जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, वृद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। अगर इसके महत्व के संबंध में बात करें, बालक के विकास के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और वातावरण के द्वारा बच्चे को क्या होता है? वातावरण के द्वारा उसे अधिगम, लर्निंग। अगर यही चीज हम पेडागॉजी में जाते हैं तो ये कहते हैं, ये जब हम विभिन्न सिद्धांतों में जाएंगे तो जैसे हम बात करें आरबी कैटल का बौद्धिक का सिद्धांत, इंटेलिजेंस थ्योरी उनकी जो है, उन्होंने द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि की बात की। तो उन्होंने द्रव और ठोस की बात की, यानी लिक्विड और क्रिस्टलाइज की बात की। तो लिक्विड को उन्होंने किस में रखा था? हेरिडिटिकल में रखा था, वंशानुगत में रखा था। और ठोस को उन्होंने किधर रखा था? अचीव्ड में रखा था। तो अचीव का मतलब क्या हुआ? जो उसने अर्जित किया, यानी उसने अधिगम किया, अर्थात वह किससे संबंधित है? एनवायरमेंट से, वातावरण से। तो यह एक तरह से आपको साधन देता है और यह उसकी प्रक्रिया को लेकर चलता है। और बिना एक दूसरे के यह विकास संभव ही नहीं है। अर्थात जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होगी और उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा या अधिगम नहीं होगा, क्योंकि वातावरण, अधिगम क्या होता है? वातावरण के थ्रू ही होता है। यहां हम हल्की सी चर्चा आपको कर देते हैं अधिगम का, अभी पेडागॉजी में आएंगे तो हम डिटेल करेंगे। जैसे जॉन डीवी का आपका ट्राइपोलर की बात की गई है, सी, टी और एस। सी का मतलब होता है कंटेंट, टी का मतलब टीचर और एस का मतलब स्कॉलर। त्रिध्रुव इन्होंने यही बताया ट्राइपोलर में। तो इसमें यह कहा कि टीचर और स्कॉलर क्या करता है? एक दूसरे में इंटरेक्शन करता है, अर्थात वह एक दूसरे में अंतःक्रिया करता है। और इसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चे में अधिगम होता है। और यह अधिगम, जो ये अंतःक्रिया होती है, उसके द्वारा एक वातावरण का सृजन होता है। जो ये वातावरण सृजित होगा, यही वातावरण बच्चे को क्या करेगा? बच्चे को अधिगम कराएगा। तो वही चीज अब जैसे विद्यालय की बात होती है, हम आप अपने घर के बच्चों को
किसी स्कूल में नाम लिखाना होता है तो हम आप पहले विद्यालय विजिट करते हैं, विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं और ये कहते हैं कि अमुक विद्यालय अच्छा है क्योंकि वहां विद्यालयी वातावरण अच्छा है। तो ये वातावरण शब्द तो बड़ा सरल है, लेकिन देखा जाए जैसे मैंने कहा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि जितने भी वातावरण की बात है वो सब बच्चे को क्या कराएंगे, अधिगम की ओर ले जाएंगे। तो ये दो मुख्य आधार हमारे बनते हैं किसके, विकास के, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। ये परिपक्वता को प्रोवाइड करता है और ये अधिगम को। तो यहां आधार आपके बन जाते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ये क्या बना, इसका आधार, और परिपक्वता और अधिगम ये क्या बनता है, ये विकास के कारण या विकास के कारक बनते हैं। किस कारण से विकास हुआ, उसकी परिपक्वता और उसके अधिगम। तो ये विकास के आधार की बात किया। अब हम सीधे आते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत की ओर। सिद्धांत प्रमुख कौन से हैं? आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक दो चैप्टर खत्म कर लूंगा, दो चैप्टर समाप्त होगा तो उसके बाद पीडीएफ में आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगा और आपको पीडीएफ के क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे हल करके उसका आंसर स्कैन करके फोटो खींच के आपको ग्रुप पे देना है, जिसके आधार पर हम भी ये मूल्यांकन करते रहें कि मेरे द्वारा दिया गया जो भी तथ्य है वो आपकी समझ में आ रहा है अथवा नहीं। तो बीच बीच में किसी दिन मैं जैसे आपको पीडीएफ में एक दिन पहले दिया, वो आपकी ईमानदारी पर है कि आप बुक देख के हल करते हैं या आप स्वयं अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। तो मेरा तो यही आग्रह होगा कि आप जो भी प्रश्न को हल करिएगा उस प्रश्न के लिए आप किताब मत पलटिएगा। आप ये देखिए कि आपने जो पढ़ा स्वयं पुस्तकों के माध्यम से, अपनी नोट से या विभिन्न टीचर्स के लेक्चर से आपने क्या अर्जित किया, क्योंकि ये आपका एक तरह का मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन होगा और आपके उसी मूल्यांकन के आधार पर फिर हम आप के बीच अपनी अगली रणनीति बनाएंगे कि हमारे द्वारा दिया गया अंश समझ में आ रहा है अथवा नहीं। क्योंकि मैं इस मोड में आपको लाइव क्लास दे रहा हूं कि मैं आपके कमेंट को इस समय नहीं देख सकता, तो आपका जो कमेंट सेक्शन होगा तो कमेंट को मैं बाद में देख के, अगर आपका कोई खंड समझ में ना आया हो या कोई प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में लिखिएगा और उस प्रश्न को नेक्स्ट डे यानी जैसे आज का कमेंट होगा तो कल मैं उस प्रश्न को पहले 5 मिनट ब्रीफ करके फिर अगले खंड पर चलूंगा। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले खंड पर। हम अगले खंड पर चल रहे हैं जिसमें विकास के सामान्य सिद्धांत की बात करेंगे। यहां से भी खूब प्रश्न आता है। तो विकास के सिद्धांत की बात जब हम करते हैं, विकास का सामान्य सिद्धांत प्रमुखतया 8-9 बिंदु हैं जिनमें इन सिद्धांतों की बात हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हम लेते हैं दिशा का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत ये बहुत ब्रीफ में बताएंगे, इसमें बहुत डिटेल नहीं करना है। पहला सिद्धांत कौन सा है? दिशा का सिद्धांत। आपको बुक में ये भी लिखा मिल सकता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दिशा का आशय आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन।
तो इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, और वह निश्चित दिशा क्या है? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, यानी इसका दिशा इस तरफ होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पहले बच्चे का सिर विकसित होता है और फिर नीचे की तरफ यानी पैर की तरफ वो दिशा का क्रम हमारा चलता है, तो उसकी अपनी एक निश्चित दिशा है। तो यहां दो शब्द भी आपको मिलते हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एक शब्द आपको मिलेगा मस्तकेधोमुखी और एक शब्द मिलेगा सिरपुच्छी। ये दोनों शब्द इसी से संबंधित हैं, मस्तकेधोमुखी या सिरपुच्छी। ये शब्द मस्तकेधोमुखी या सिरपुच्छी का एक जगह और उल्लेख मिलेगा जब भी हम आपको ये सामान्य सिद्धांतों की चर्चा के पश्चात जब हम विकास के विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे तो वहां हम प्रीनेटल और नेटल की बात करेंगे, यानी जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात की बात करेंगे। क्योंकि विकास का प्रारंभ जन्म से नहीं बल्कि जन्म के पूर्व से होता है। एक प्रश्न तो यही बनता है कि विकास का प्रारंभ होता है जन्म से इतने माह, इतने वर्ष या जन्म के पूर्व, तो उसका उत्तर होता है जन्म के पूर्व से। तो जन्म के पूर्व यानी प्रीनेटल स्टेज को भी 3 खंडों में बांटते हैं, और उसका जो दूसरी अवस्था होती है जहां बच्चे के सावयव, यानी बच्चा नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो सावयव का निर्माण, ऑर्गेनिज्म का निर्माण शुरू होता है, तो उसका सबसे पहला ऑर्गन हेड है, यानी सबसे पहले सिर निर्मित होता है, फिर शरीर के बाकी अंग का क्रम चलता है। तो ये शब्द वहां पे भी आपको मिलेगा मस्तकेधोमुखी, और यहां पर भी है कि मस्तक अधो यानी नीचे, मस्तक से आगे की ओर, नीचे की ओर हम चलते हैं, और वही है सिर पुच्छी, सिर से पूंछ की तरफ। दूसरा सिद्धांत आपका है, दूसरे सिद्धांत में हम बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत ये क्या कहता है? कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात करता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करता है। तो इसका मतलब है कि विकास निरंतर चलता है, वो कभी रुकता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी तीव्र हो और कभी मंद हो, लेकिन वो कभी रुकेगा नहीं, वो निरंतर चलता रहेगा। इसी संबंध में स्किनर महोदय ने कहा कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहते हैं स्किनर महोदय का? स्किनर ने जो निरंतरता के संबंध में कहा कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अचानक कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो परिवर्तन का पहले से कुछ न कुछ क्रम रहेगा, उसी के आधार पर वो अगला परिवर्तन का क्रम लेकर आएगा। फिर तीसरे सिद्धांत की बात आते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इंडिविजुअल थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो तीसरा सिद्धांत आपका आता है व्यक्तिगतता। कहीं ये बुकों में आपको व्यक्तिगत भिन्नता भी मिलेगा, दोनों का मतलब एक है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का आशय क्या है?
कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति और दिशा भिन्न भिन्न होती है। हर बच्चा अपने में अनोखा है। एवरी पर्सन यूनिक होता है। अगर मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर कहें तो विभिन्न व्यक्तियों के जो विकास की गति की विभिन्नता की बात कही है कि व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है, बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा, या जो पहले लंबा है बाद में उतना लंबा ना हो, जो छोटा हुआ हो वो लंबा हो जाए। एक ही भिन्नता का एक सबसे सटीक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, जैसे ट्विंस हैं। एक ही जब फ्रेगमेंटेशन के बाद आपका डिंब का निर्माण होता है, जायगोट में आता है, तो उसी का दो पार्ट में बनता है, तो उसके अब ये बायो वाले बेहतर जानेंगे कि वो दो पार्ट में बंट जाता है, यानी दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो वो ट्विंस बनते हैं। अर्थात वही 23 जुड़े गुणसूत्र उसमें और इसमें हैं, लेकिन फिर भी बाहर आने पर जन्म के बाद आप दोनों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाते हैं। उसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि विकास का आधार भी हमने पिछले खंड में बताया, विकास का आधार दो है, यानी दो तत्व हैं उसके विकास के पीछे। कौन कौन से? एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो एक ही परिवार है, एक ही माँ बाप हैं, परिवार के सदस्य भी वही हैं, सारी सुविधाएं भी वही हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए एक पारिस्थितिक वातावरण भी बनता है, फिर भी वो ग्रहण अलग अलग रूपों में कर लेते हैं, इसलिए उनमें वैयक्तिक विभेद दिखाई देता है और ये वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है। तो दोस्तों आज इतना ही, और कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।